हेलो ऑल, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं बात करूंगी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, कंटिन्यू फ्रॉम लास्ट पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैंने बात किया था कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और रिस्क फैक्टर क्या है एंड कैसे होता है। आज मैं बात करूंगी कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करते हैं हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस के लिए और उसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का जो प्रेजेंटेशन है, पेशेंट जो हमारे पास आता है कभी कभी लोअर बैक पेन एंड होल बॉडी पेन के साथ आ सकते हैं। क्या होता है, जब बोन्स हमारे कमजोर होते हैं तो बोन्स के साथ जो भी मसल है एक्टिविटी के साथ साथ उसमें पेन हो सकता है, क्योंकि बोन में स्ट्रेस पड़ता है और वो पेन हो सकता है। कभी कभी जब और ज्यादा बढ़ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस लेवल, पेशेंट को कोई पेन ना हो कि डायरेक्टली फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं, लाइक रिस्ट फ्रैक्चर, कोलिस फ्रैक्चर, स्पाइन वर्टिब्रा फ्रैक्चर एंड हिप फ्रैक्चर के साथ। तो क्या होता है, जब तक फ्रैक्चर ना हो वो साइलेंट भी रह सकते हैं, हम पेशेंट को पता भी नहीं चल सकता, सालों साल तक ऐसे चलता है। बाकी मेनली यही दो चीज है, फ्रैक्चर और पेन से हमारे पास आते हैं, और कोई मसल एक्टिविटी भी कम हो सकता है, थकावट हो सकता है, जो उतना पेशेंट को पता नहीं चलता। बाकी डायग्नोसिस कैसे करें, देखिए पहले भी बोला था कि ऑस्टियोपोरोसिस का जो कारण है वो मेटाबॉलिक डिजीज से लेके शुरू करके नॉर्मल मेल न्यूट्रिशन भी हो सकता है। तो हमें उसके लिए ब्लड टेस्ट की करना सब जरूरी है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल, मिनरल्स लेवल, विटामिन D3 लेवल, ये सब देखना जरूरी रहते हैं। थायराइड फंक्शन कैसा है, पैराथॉर्मोन फंक्शन, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि पैराथॉर्मोन की हाइपर एक्टिविटी से ये हो सकता है बोन फ्रेजाइल बन जाता है। फिर और कोई डिजीज तो नहीं है। किडनी फंक्शन कैसा है, क्योंकि हमारे जो विटामिन डी हम लेते हैं वो सन के एक्सपोजर में विटामिन डी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, बट अल्टीमेटली वो जो एक्टिव फॉर्म में आता है वो उसके लिए किडनी फंक्शन सही रहना जरूरी है। तो हमें KFT भी करना जरूरी पड़ जाता है। बाकी और जैसे हम बोन स्कैन कर सकते हैं, बोन स्कैन जैसे जिसको आम भाषा में डेक्सा स्कैन भी बोलते हैं, और बोन BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस का है कि नहीं है, और है तो क्या है। पेनिया है जिसमें जस्ट बोन का थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो जाना होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें लेवल इतना गिर जाता है कि हड्डी फ्रेजाइल बन जाता है एकदम। तो बोन स्कैन में हम क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि T स्कोर क्या है। T स्कोर नॉर्मली -2.5 टू +2.5 तक रेंज में नॉर्मल कहते हैं। तो वो अगर -2.5 से नीचे होते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड पेशेंट, तो इसको हम ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। -1 हो तो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऐसे हम डायग्नोस करते हैं। अब आइए, जब डायग्नोस हो जाता है उसका मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, मैनेजमेंट का जैसे ही हमने 3 टाइप ऑफ सेल बताया था मेरे फर्स्ट वीडियो में, जाके देख सकते हो आप, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऐसे ही मैनेजमेंट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या था, बोन को रिजॉर्प्शन करना, बोन से कैल्शियम और मिनरल्स को घटा के ब्लड में लाना, और वो डिपेंड करता है वेरियस मेटाबॉलिक हार्मोन के ऊपर अगेन। एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जिसको काम है कि बोन को फॉर्मेशन करना। तो अकॉर्डिंग टू T स्कोर लेवल हम डिसाइड करते हैं कि आप ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम करें या ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ाए। तो जब सिर्फ ऑस्टियोपेनिया हो, हम टारगेट करते हैं कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करते हैं। साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कैल्शियम एंड विटामिन D3 भी लेना चाहिए, एंड एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज पूरा अगर पॉसिबल ना हो, एटलीस्ट वॉकिंग इज सफिशिएंट। तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम करने के लिए हमारे पास तरह तरह के मेडिसिन है, जिसमें मेजर आता है बिसफॉस्फोनेट, कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन एंटागोनाइजिंग एक्शन है। अगर पैराथॉर्मोन का मात्रा बॉडी में ज्यादा है तो हमें उसका फंक्शन को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन की जरूरत है। कैल्सिटोनिन जो इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है, नेजल स्प्रे के फॉर्म में अवेलेबल है। फिर आता है बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट भी मार्केट में मल्टीपल वेराइटीज वे पे प्रेजेंट होता है, टैबलेट फॉर्म। कोई टैबलेट हफ्ते में लेना होता है, कोई डेली लेना होता है, कोई महीने में एक बार लेना होता है, एंड आते हैं इंजेक्शन फॉर्म। और आते हैं इन दोनों को छोड़ के ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को कम करने के लिए डिनोसोमैब जो है एक इम्यूनोथेरेपी में काउंट होता है। ये न्यूअर ड्रग है जो बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिसफॉस्फोनेट का क्या है, थोड़ा बहुत किडनी का फंक्शन भी डिटोरिएट करने का चांसेस रहता है 10 to 15% केसेस में। तो डिनोसोमैब ये साइड इफेक्ट को अवॉइड करते हैं। और आते हैं जैसे कि बोन फॉर्मिंग ड्रग्स जैसे टेरिपेराटाइड, ये भी हम एक्सट्रीम केसेस में हम देना पड़ सकता है। अब पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया नहीं है, सीधा फ्रैक्चर में प्रेजेंट किया, तब क्या करें। अब देखते हो कुछ ओल्ड मेल या फीमेल पेशेंट को कि बैक का हंच बैक हो जाता
जाता है या बैक का कुबराहट बढ़ जाता है, वो भी एक साइन है कि वेज फ्रैक्चर होता है वर्टिब्रल लेवल पे। हमारा वर्टिब्रा नॉर्मली बॉक्स शेप होता है, तो धीरे धीरे जो वर्टिब्रा का एंटीरियर पोर्शन है वो ऐसे पीछे का पोर्शन मेंटेन रहता है, बट एंटीरियर पोर्शन जो बॉक्स शेप होता है धीरे धीरे ऐसे चपटा हो जाता है। तो सारे एंटीरियर वर्टिब्रा जब चपटा हो जाता है तो पेशेंट ऐसे झुक जाते हैं आगे की तरफ। ये भी एक साइन है कि पेशेंट को वर्टिब्रल फ्रैक्चर है, जिसको डायरेक्ट फ्रैक्चर और डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आता, बट इसको वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं, कंप्रेस हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर फ्रैक्चर हो उसमें हम क्या करेंगे, ये तरह तरह की टेक्निक है। जिसमें सिर्फ वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर है, इसमें बोन फॉर्मिंग मेडिसिन के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन D3 एंड एक्टिविटी के साथ साथ सीमेंटेशन करते हैं, जो वर्टिब्रा में एंडोस्कोपी के थ्रू वर्टिब्रा जहाँ जहाँ ऐसे कंप्रेशन है वर्टिब्रा में जाके बोन सीमेंट डालते हैं ताकि एक्सपांड करे, तो उसे भी बहुत पेन कम हो जाता है। और जिनको फ्रैक्चर है उन पे भी अगर पॉसिबल हो, एंटीरियर फ्रैक्चर है तो हम सीमेंटेशन जा सकते हैं, या पोस्टीरियर फ्रैक्चर और डिस्प्लेसमेंट होता है तब सर्जन की जरूरत पड़ता है तो सर्जरी पे जाना पड़ता है। स्क्रू फिक्सेशन जैसे कि आप देख सकते हो, कोलिस फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, उसमें तो और कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जरी पे जाना पड़ेगा। बट सर्जरी के साथ साथ हमें मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है ताकि